जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे सेट संख्या 3 पे। चूंकि हम लोगों ने पहले ही आपको बोला था कि झारखंड बोर्ड के द्वारा अभी तक मॉडल पेपर नहीं निकला है और ना ही अब मॉडल पेपर निकलने की संभावनाएं दिख रही है। तो बच्चों ने कमेंट किया कि सर अगर आपसे हो पा रहा है तो जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में आप उसका एक वीडियो बना के दे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैंने बच्चों को बोला था कि इसके लिए मैं मॉडल सेट जो है वो अवेलेबल करवाऊंगा। तो अभी तक एक जो मॉडल सेट जैकबोर्ड खुद आपके लिए दी है उसका सोल्यूशन आपके पास मिला होगा और एक पिछला एक अभी कुछ दिन पहले आपको सोल्यूशन मॉडल पेपर का मिला होगा जिसमें गलती से यहाँ पे सेट संख्या 2 न लिख के उसमें 1 हो गया था क्योंकि पूरी की पूरी टीम मेहनत कर रही थी तो थोड़ी बहुत वहां पे गलती हो गई थी। तो वो आपका क्या था, सेट संख्या 2 था। और आज के वीडियो पे बात करेंगे सेट संख्या 3 पर और ये भी हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है। और मैं जाहिर सी बात है मैं बोलूंगा कि अगर आप इसको पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो तो यहां से एक भी क्वेश्चन छूटने वाले आपके नहीं है। तो सबसे पहले देखो अगर मैं बात करूं मॉडल सेट का तो मॉडल सेट संख्या कितना आपकी 3 है और ये विषय क्या है आपका सामाजिक विज्ञान का है, आपको सोशल साइंस का और फिर आपको बाद में विज्ञान के मॉडल सेटों का आंसर जो है मैं आपको दिलवा दूंगा। तो बात करें हम लोग आंसर पे तो आपको इसके बारे में पूरा जानकारी होगा कि आपको अपने शब्दों में लिखना है। 19 प्रश्न है, 1 से 7 लेकर क्या अति लघु प्रश्न है, इसमें से 5 को देना है, एकक वाक्य को उत्तर देना है, सब आपको सबको पता होगा। लेकिन हम लोग बात करें आंसर पे तो सबसे पहले आपका क्या आता है, खंड अ आता है। तो खंडों को शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल के आइकन क्या करें जरूर प्रेस कर दे। तो देख सकते हो सबसे पहले क्या कहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। तो बात करें आंसर पे तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को महा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था और पूरे दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता जो है बन गई थी और इसको कहीं ना कहीं आर्थिक महामंदी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो है सामना करनी पड़ी थी। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या आपका कि जॉबर क्या है कि जॉबर कौन होते थे, उनका क्या कार्य होता था। तो बात करें आंसर पे तो जॉबर उद्योगों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए विशेष कर्मचारी होते थे। क्या होते थे कि देखो जो भी उद्योग है उसमें क्या चाहिए आपको, मजदूर चाहिए। तो उन मजदूरों को कौन लेके आएगा और उन मजदूरों का भर्ती कौन कराएगा, इसके लिए क्या किया जाता था कि जॉबर नाम के एक कर्मचारी का, मैं बोलूंगा कि एक कर्मचारी का भर्ती होता था और वही फिर क्या करते थे कि जो भी कर्मचारी चाहिए जिस भी कारखाने को वहां उसके लिए क्या करते थे, लोगों को ले जाने का काम करते थे, उनको उस कारखाने में भर्ती कराने का काम करते थे। जॉबर कोई पुराना तथा विश्वसनीय कर्मचारी जो है होता था। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दे। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण है, आपको पता होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि किसी क्या है कि किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम बताने के लिए बोला है। क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताने के लिए बोला है और आपके आंसर क्या देख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या है आपके 2 राजनीतिक दल है, 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। चलिए आगे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न है आपका कि राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। बात करें आंसर पर तो अधिकांश दलों में नेता द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है और आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जिनका बेटा ही जाके क्या करेगा, आगे बेटा मंत्री बनेगा, फिर उसका बेटा मंत्री बनेगा। ऐसा एक वंशवाद है हमारे यहाँ देश में, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो सामान्य कार्यकर्ता के नेता हैं जो वंशवाद पे नहीं जाते हैं, जिनके दादा परदादा नेता नहीं है, तो ऐसे सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने का जो अवसर होता है वो खत्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि जो एक्चुअली जो बेसिकली जिसको नेता बनना चाहिए, जिसके लिए नेता का पूरा कैटेगरी जो होता है वो सूट करता है और जो नेता बनने के लिए जिसके पास जितनी भी चीजें होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कैटेगरी जितने भी कुछ होनी चाहिए वो सारे के सारे उसमें मौजूद है। लेकिन जब वंशवाद की पद्धति आ गई तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो गया कि अब उसका बेटा, भले ही आप उसको इसमें इंटरेस्ट हो या ना हो या उसमें उसको जानकारी हो या ना हो, वो क्या बनेगा, नेता बन जाएगा और लास्ट में क्या होगा कि वो एक बड़ा नेता या प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, अनुभवहीन
और उसके पास बिना लोगों के शक्ति से क्या बन जाएगा, वो आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, देश के शीर्ष पद पे क्या होगा, वो आसीन हो जाएगा और एक अच्छा पद क्या करेगा, वो हासिल कर लेगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या देख सकते हो कि वाणिज्य बैंक से क्या तात्पर्य, कहीं कहीं वाणिज्य बैंक को व्यवसायी बैंक भी कहा जाता है, तो दोनों में आपको क्या कर रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। बात करें आंसर पर, तो व्यवसायी बैंक वह संस्था है जो लाभ के उद्देश्य से आम जनता को मुद्रा की जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाएं क्या करता है, प्रदान करता है माय डियर फ्रेंड। इसके लिए वह जनता, फर्मों तथा सरकार से जमा स्वीकार करता है और उनके चेक या आदेश पर क्या करता है, भुगतान देने का काम करता है। कौन, तो वाणिज्यिक बैंक। मैंने क्या बोला कि ये एक संस्था है जो क्या करता है, लाभ के उद्देश्य, लाभ कमाने के लिए आम जनता के द्वारा मुद्रा का जमा यानी कि पैसों का जमा करता है या उनको क्या करता है, ऋण के रूप में देने का काम करता है या अन्य तरह की सेवाएं देता है। और ये जो मुद्राएं होती है वो किसी ना किसी जनता से या किसी ना किसी फर्म से या सरकार से क्या करती है, जमा करती है। और जब भी किसी को जरूरत होता है, जिनको भी व्यावसायिक बैंक में अपने अकाउंट या खाते होते हैं, जब वो अपना चेक या किसी तरह से ड्राफ्ट भर को देते हैं तो फिर क्या किया जाता है, वो पैसा जो है उनको दे दिया जाता है। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या आपका देख सकते हो कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। बात करें आंसर पर, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ, विश्व व्यापार के साथ पूंजी है ना, तकनीकी, श्रम एवं सेवाओं की मुक्त प्रभाव के साथ जोड़ना या समन्वित करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। मैंने क्या बोला कि जो भी आपके घरेलू बाजार है, जो सामान्य बाजार है, उसको विश्व बाजार के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका वैश्वीकरण कहलाता है। अब देखिए इससे क्या होता है, तो इसकी घनिष्ठता संबंध जो है, यानी कि जो घरेलू बाजार है और जो विश्व बाजार है, उसके बीच के जो संबंध का जो कड़ी है, वो जो घनिष्ठता है, वो सबसे ज्यादा किस पे टिकी होती है, तो उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि जो भी सरकार के द्वारा भौतिक पाबंद लगाए जाते हैं किसी भी व्यापार को करने के लिए, तो उस पर छूट देना या ढील देना या उन प्रतिबंधों को हटाई देना क्या कहलाता है, आपका उदारीकरण। और निजीकरण क्या होता है कि ऐसा जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का, या मैं ऐसे बोलूंगा जो प्राइवेटीकरण हम लोग बोलते हैं ना, उस पर जोर दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों में आपको क्या मिलेगा, वैश्वीकरण का प्रभाव जो है ज्यादा मात्रा में देखने के लिए आपको मिलेगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आपका अगला, देख सकते हो अगला खंड है आपका, और इसमें से क्या करना है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने, 7 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो लोग सबके आंसर पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमला क्यों किया, ये आपका प्रश्न है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल का पूछा जाने वाला आपको क्या ये प्रश्न है। बात करें आंसर पर, तो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर विरोध किया जिसके निम्न कारण है। बात करें पहले कारण पे, तो पहला कारण क्या है, देख सकते हो कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन ने उनकी कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। उसने क्या किया, उनकी की जगह क्या होगा, ऊन, क्या होगा, ऊन की कताई की प्रक्रिया क्या क्या बहुत तेज कर दिया। कारण समझेगा कि नॉर्मली क्या होता था कि अगर धागे काटने हो और मशीन को चलाने हो, जब स्पिनिंग जेनिंग मशीन नहीं आया था, तो उस समय एक मशीन को चलाने के लिए एक औरत का जरूरत होता है या एक मजदूर का जरूरत होता था, और वो एक समय में एक ही तकलिया घुमा पाता था जिससे ऊन की कटाई होती थी। यानी कि एक बार में एक व्यक्ति या एक मजदूर एक ही ऊन की कतलियों से धागे बना सकते थे। लेकिन जब स्पिनिंग मशीन जेनिंग आ गया तो इस मशीन के सहारे एक पहिए घुमाने से, यानी कि एक व्यक्ति पहिया को चला रहा है, जिससे उनके मशीन में लगे 10 तकलियां घूमती थी और 10 अलग अलग तरह के उनकी जो है कटिंग की जाती थी। तो चूंकि 10 लोगों का काम केवल एक आदमी कर सकता था, तो इससे भारी मात्रा में जो रोजगार औरतों का था वो ठप पड़ गया। तो यही था स्पिनिंग जेनिंग मशीन। तो क्या था, स्पिनिंग जेनिंग मशीन ऊन की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। स्पिनिंग जेनिंग मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर सकती थी। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की मांग जो है घट गई, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है कि बेरोजगारी की आकांक्षा से मजदूर वर्ग, खासकर महिलाओं ने नई प्रौद्योगिकी के प्रति आकांक्षा व्यक्त की, क्योंकि उस समय जो कटाई करने का जो मुख्य काम होता था वो महिला ही देखा करती थी, इसलिए उनको क्या हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। अगला क्या देख सकते हो कि जब ऊन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो उनके, तो क्या है
तो क्या है, अनेक औरतें जो हाथ से उनकी कताई करती थी उनको काम से हटाना पड़ा और इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमला किया। इस मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध जो है वो काफी लंबे समय तक है जो है चला था माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका कि भारत में खाद्य फसल का नाम बताएं। भारत के खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं का क्या करना है, वर्णन करना है। साथ ही बता दो कि मैं एक वीडियो आपका ले लूंगा जिसमें जो भी आपके जितने भी तरह के फसल होते हैं और जो भी फसल आपके पूछे जाते हैं उनका आंसर आप आसानी से दे दोगे, बिना आपको रटे ही क्या करना पड़ेगा, आप आंसर जो है दे दोगे। तो बात करेंगे हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने शायद मुझे याद है गन्ने की खेती के बारे में हम लोग बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। तो गेहूं भारत का क्या है, एक मुख्य खाद्य उत्पादक क्या है, फसल है। बात करें अगले आगे। तो गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का बात करेंगे। तो पहला क्या है कि यह एक रबी फसल है जिसे उगाने के लिए 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक का क्या चाहिए, तापमान जो है चाहिए होता है। या इससे ज्यादा तापमान होगा तो फिर गेहूं की खेती नहीं होगी और इससे कम होगा तो भी गेहूं की खेती जो है वो नहीं होगी। अगला क्या है, इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर क्या चाहिए, वर्षा की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगा उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, सिंचाई करना होगा और उसी के बाद क्या कर सकते हो, आप गेहूं का उत्पादन कर सकते हो। अगला क्या है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार भारत के क्या है, गेहूं उत्पादक राज्य है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। तो 10वां का प्रश्न है, देख सकते हो। प्रश्न क्या है आपका कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों को क्या करना है, लिखना है, इनके उद्देश्य क्या क्या है। तो बात करें उद्देश्यों पे तो प्रमुख उद्देश्य क्या निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाना यानी कि उदारीकरण का प्रभाव लाना, ताकि एक देश दूसरे देश के साथ आसानी से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि विश्व व्यापार में तीव्र विकास को सुनिश्चित करना और जल्दी से जल्दी क्या करना, एक दूसरे को विकास करना और अपने विकास तक क्या करना, पहुंचना। अगला क्या देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करना, यानी कि जो भी नियम कानून बनाए जा सकते हैं किसी भी 2 देशों के बीच में व्यापार करना या अनेक देशों के साथ व्यापार करने का, उस पर भी क्या करेंगे, काम करेंगे। अगला क्या है कि विभिन्न देशों के बीच इन नियमों के अनुपालन पर नजर रखना और कौन से देश इन नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको भी देखने का क्या करता है, काम करता है। और 2 देशों के बीच में जो 2 पक्षीय समझौता होता है उसको भी करवाने का काम जो है इनका होता है। बात करें 11वें प्रश्न। प्रश्न क्या है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद वाले लोग के बीच बैंक किस तरह से क्या करता है, मध्यस्थता करता है। यानी कि दो लोगों के बीच में, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसके बीच में और जिसके पास बहुत कम पैसा है उसके बीच में किस तरह से बैंक क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है और दोनों को क्या होता है, फायदा पहुंचाता है। तो बात करें आंसर पे। आंसर क्या है कि मुख्य रूप से 2 श्रेणियों के लोग बैंक जाते हैं। एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, यानी कि जितने, मान लो कि एक व्यक्ति का इनकम 12,000 रुपया है और उसके एक महीने का जो खर्चा होता है वो 10,000 रुपया होता है, तो बचे कितने, 2,000 रुपया। और यही जो 2,000 रुपया हो गया वो क्या हो गया, अतिरिक्त मुद्रा, यानी कि अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के बाद जो भी राशि या जो भी चीज बच जाती है उसको हम लोग अतिरिक्त मुद्रा या अतिरिक्त चीज बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक वो जिसके पास अतिरिक्त धन होता है या एक वो जिसके पास क्या होता है, धन की आवश्यकता होती है, जिनके पास अपने पैसों को खर्चे के बाद भी क्या हो, पैसा घट जाए। तो अब आगे क्या लिखता है कि बैंक इन दोनों लोगों के बीच मुद्रा की मध्यस्थता निम्न प्रकार से करता है। निम्न प्रकार से क्या करता है, मध्यस्थता करता है। पहला क्या देख सकते हो कि जिनके पास अतिरिक्त धन होता है उस जमा करता है, यानी कि जिसके पास ज्यादा धन होगा वही जमा करेगा, तो उस जमाकर्ता को बैंक सूद देता है कि आप मेरे बैंक में क्या करो, पैसा रखो, बदले में क्या करेगा, हम आपको सूद देंगे। जिन्हें धन की जरूरत होती है उनसे बैंक क्या करता है, सूद प्राप्त करता है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि अगर मैंने पैसा जमा करा तो मुझे क्या देगा, सूद देगा, और आपने अगर पैसा बैंक से आपने उधार लिया तो आपसे क्या जाएगा, ऋण या ब्याज दर के हिसाब से सूद जो है वसूला जाएगा। तो अब क्या है कि इस प्रकार बैंक के पास जो अतिरिक्त धन बचता है सूद के जमाखोरी के हिसाब से, उसे बैंक निजी काम चलाता है और बैंक की मध्यस्थता से सभी वर्गों का क्या होता है, कल्याण जो है हो जाता है। फिर से बता दो कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। साथ में हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है pritamacademy.com, आप वहां पे भी जाके आप अपने स्टडी मटेरियल्स को वहां से पा सकते हो। वहां पे हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल सेट दिए हैं और हो सकता है तो ये भी मॉडल सेट आपको वहां पे अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगा, तो एक बार जाके जरूर आप देख लें।
अगला देख सकते हो कि आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पर, तो लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, अतः यह जनता के प्रति उत्तरदायी है। लोकतंत्र व्यवस्था में जनता को सरकार के कार्यों, निर्णय एवं नीतियों के बारे में जानने का क्या है, पूरा का पूरा अधिकार है। तो ये देखिए बात क्या होता है कि जो लोकतंत्र होता है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, यानी कि जनता ने क्या किया, जनता ही शासन चलाया, जनता ही चुना और जनता ही पर शासन किया गया। तो इस तरह इसको क्या बोलेंगे कि जनता के लिए शासन है, और इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि जो भी जिसको भी आज हम लोग देश के प्रमुख या प्रधान हम लोग बनाते हैं, तो वो जो भी कार्य करता है या जो भी निर्णय लेता है, उन नीतियों के बारे में जानने का अधिकार क्या होता है, जनता को होता है। चुपके छुपाते कोई काम नहीं हो सकता है ना। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो जनता की इच्छाओं के विरुद्ध है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इच्छाओं के विरुद्ध काम किया तो अगले बार इनको क्या किया जाएगा, यहां से हटा दिया जाएगा, आपको पता होगा। लोकतंत्र में जनता के कल्याण और विकास की जिम्मेवारी भी सरकार पर होती है। अतः इन सभी तथ्यों से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक क्या है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। बात करें 13 नंबर प्रश्न में, प्रश्न क्या देख सकते हो, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। तो बात करें आंसर पे, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना तथा सत्ता की भागीदारी करना चाहता है। एक तो सत्ता भी लेना चाहता है और दूसरा जो सत्ता की जो भागीदारी है, जो बागडोर है, उसको भी संभालना चाहता है। और जो राजनीतिक दल होता है उसका 3 प्रमुख घटक है। पहला क्या हो गया, नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य और तीसरा क्या हो गया, अनुयायी या समर्थक। पूछे जाते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के कितने सक्रिय सदस्य होते हैं या कितने भाग होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि गहन कृषि की क्या करना है, विशेषता बतलाना। यह प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। गहन कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं, पहला क्या है कि गहन कृषि में एक ही भूमि पर कई फसलों का उत्पादन किया जाता है, एक ही फसलों पर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अगला देख सकते हो, गहन कृषि में मुख्य रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, कि जो भी खाद्यान्न है उनका उत्पादन जो है किया जाता है। गहन कृषि परंपरागत ढंग से की जाती है, यह घनी आबादी वाले उन क्षेत्रों में की जाती है जहां नई भूमि क्या हो, उपलब्ध ना हो, तथा गहन कृषि में मुख्य रूप से धान, गेहूं और मक्का आदि का जो है खेती जो है किया जाता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या है देख सकते हो, खंड क्या है आपका 100 और इसमें से क्या करना है, टोटल 5 नंबर वाले प्रश्न है और यहाँ पे क्या करना है आपको, टोटल 5 में से आपको 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। तो बात करेंगे हम लोग पांचों के पांचों उत्तर पे। तो पहला क्या देख सकते हो, G77 देशों से आप क्या समझते हो। तो बात करें आंसर पर, तो युद्ध काल के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए 1944 ईस्वी में अफ्रीका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। इस समझौता के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मनी फंड तथा विश्व बैंक यानी कि WB, विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसी कारण इन दोनों संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या जुड़वा ब्रिटेन वुड्स संतान भी कहा जाता है, या ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान के भी नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे आगे क्या है, लेकिन इन दोनों संस्थानों के प्रयास विकास एवं औद्योगिक क्या है, प्रयास जो है वो विकसित एवं औद्योगिक देश तक ही सीमित रहा। यानी कि जो विश्व बैंक, एक तो क्या विश्व बैंक और एक क्या था आपका मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो एक क्या था कि युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए दोनों का क्या संगठन किया गया, कहां पे, ब्रिटेन वुड्स शहर में हुआ। चूंकि एक शहर में 2 नई प्रणालियों का गठन किया गया, इसलिए इनको क्या कहा गया, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा गया। तो इनका जो प्रयास था इन दोनों संस्थानों का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और ब्रिटेन वुड्स का जो पूरा का पूरा जो माजरा था वो क्या था कि ये विकसित और जो औद्योगिक देश है उन्हीं तक क्या रहा, सीमित रहा, उन्हीं को क्या पहुंचाया, फायदा पहुंचाया। जबकि विकासशील यानी कि ऐसे देश जो अभी विकसित नहीं किए हैं, विकास के चरम पे है, और जो अल्प विकसित देश है उनको इन संगठनों का कोई लाभ नहीं हुआ। अतः अल्प विकसित तथा विकासशील देशों ने अपने परिस्थितियों तथा अपने आर्थिक विकास के लिए एक नई नई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की मांग उठाई और खुद को क्या क्या संगठित किया, जिसे G70 समूह के नाम से जाना जाता है। और इसे बाद में क्या किया गया, G70 समूह के नाम से जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न क्या है आपका कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, आपका प्रश्न है।
तो बात करें आंसर पे, आंसर क्या होगा कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां ऊंचा तापमान पाया जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊष्मा को फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा विद्युत में बदल दिया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक लोकप्रिय है। भारत में खाली और प्रति भूमि का उपयोग आज सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्लांट लगाने में भी किया जा सकता है और ऊर्जा के उपयोग से लकड़ी, कोयला और विद्युत की बचत होगी तथा पर्यावरण का संरक्षण होगा। इस तकनीक से हमारे प्राकृतिक संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे तथा सौर ऊर्जा ऐसा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होगा। इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वो बहुत ही क्या है, उज्जवल है। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारे वेबसाइट को भी विजिट नहीं किया है तो एक बार वेबसाइट को क्या करें, जरूर विजिट कर ले माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या देख सकते हो, 17 नंबर का प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का क्या करना है, विवेचना करना है। बात का आंसर पर, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का एक सर्वाधिक महत्व है और मुद्रा का मुख्य कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय को व्यवहारिक रूप में क्या करना होता है, सरल बनाना होता है। अर्थात खरीद बिक्री के एक सरल माध्यम के रूप में क्या करना होता है, कार्य करना होता है। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का निर्धारण आवश्यक होता है। यह कार्य मुद्रा के द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। अगला क्या है कि मजदूरी, पेंशन आदि का भुगतान एक समय के बाद होता है। इस तरह से आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा के माध्यम से स्थगित भुगतान क्या होता है, विश्वसनीय तरीके से होता रहता है। और अगला देख सकते हो कि आपका किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति लोगों की क्रय शक्ति यानी कि कितना वो खरीद पा रहा है तथा प्रति व्यक्ति आय यानी कि उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, मालूम होता है। यानी कि जितना ज्यादा लोग खरीदेगा और जितना ज्यादा लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा लोगों की प्रति व्यक्ति आय होगा तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। और इसकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, मुद्रा से ही ना प्राप्त कर सकते हैं। इसका क्या होगा, मुद्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करेगा, 18 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौती के बारे में बता रहा था। आंसर का बात करेंगे तो लोकतंत्र के विस्तार का मतलब होता है देश के हर क्षेत्रों में लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना और लोकतंत्र के प्रभाव को समाज के हर वर्ग, देश की हर संस्था तक क्या करना, पहुंचाना। यह क्या होता है, लोकतंत्र की विस्तार की चुनौती होती है। आगे देख सकते हो क्या है कि इसका अर्थ है कि सत्ता की साझेदारी को अधिक से अधिक क्या करना, विस्तृत बनाना। और लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती के निराकरण यानी कि उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे पहला उपाय, स्थानीय स्वशासन निकायों को अधिक शक्ति प्रदान करना, यानी कि राज्य के जो भी देश के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं उनके जो स्वशासन है, उनके जो मंत्री, चीफ मिनिस्टर है, उनको क्या करना, शक्ति देना। संघ के हर इकाई को संघवाद के प्रभाव में लाना और सबको क्या करना, संघवाद के प्रभाव में जोड़ना। और अगला क्या है कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सत्ता में साझेदारी देना। यह भी क्या है, कहीं ना कहीं विस्तार की चुनौती को अग्रसर करती है। साथ ही महिलाओं और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से क्या करना, जोड़ना आदि, ये सब क्या है, विस्तार के एक कारक है। अगला देख सकते हो कि आपका लोकतंत्र शासन व्यवस्था के विस्तार के लिए लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक होता है। विकेंद्रीकरण के द्वारा सत्ता को केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन में विस्तृत किया जा सकता है। अगला देख सकते हो क्या, लोकतंत्र के विस्तार के लिए लिंग, भाषा, जाति, धर्म आदि से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों को विश्वास बढ़ाना होता है। और इसी के बाद क्या कर सकते हैं, आप लोग उनको बता सकते हैं कि विस्तार जो है किस प्रकार किया जाएगा। अंततः मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। और हमारा जो वेबसाइट है उस पर भी जाके क्या कर सकते हो, आप अपनी समस्याओं को देख सकते हो, अपनी जानकारी को दे सकते हो। और ये जो पूरा का पूरा PDF है, इसका मैं क्वेश्चन आंसर वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, जाके देख सकते हो। तो बचा 19 नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न जो है वो पूरा का पूरा मैप वर्क का है। तो मैं मैप वर्क का एक अलग से मैं एक वीडियो ले लूंगा जिसमें सारे के सारे मैप वर्क करा दूंगा, जिससे आपको क्या होगा, वहां से आसानी होगा और वहां से आप अच्छे से क्या कर पाओगे, नंबर जो है ला पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में चैनल पर नहीं हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस करना है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।